Hello, good morning, good evening, good afternoon, guys. चलिए आज हम कंटिन्यू करेंगे 12th क्लास फर्स्ट चैप्टर पार्ट 4 जिसमें हम करेंगे फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल reproduction is perhaps the fusion of gametes. This process is called syngamy, result in the formation of diploid zygote. The term fertilization is also often used for this process. ठीक, the terms syngamy and fertilization are frequently used, though interchangeably. ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये पूरे पैराग्राफ में ये बता रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है वो फर्टिलाइजेशन है, वाइटल इवेंट। ठीक है, उसको हम सिंगेमी भी बोलते हैं, उसको हम फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं उस प्रोसेस को। और जो फर्टिलाइजेशन से जो रिजल्ट होगा, जो बनेगा, वो बनेगा डिप्लॉइड zygote। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं। ठीक, तो अब इस पैराग्राफ से क्वेश्चन क्या बनेगा? सबसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो आपका आंसर होगा फर्टिलाइजेशन ऑप्शन में। दूसरा क्वेश्चन ये होगा विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑप्शन ए में दे देगा सिंगेमी, ऑप्शन बी में दे देगा फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी में दे देगा ए एंड बी, ऑप्शन डी में देगा नन ऑफ द एबव। तो आपको टिक करना है ए एंड बी, क्योंकि ये दोनों टर्म जो है सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होता है, कर सकते हैं इस्तेमाल, दोनों सेम ही है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो आपको आंसर होगा डिप्लॉइड zygote। समझे, डिप्लॉइड zygote इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक, ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे जो मैं आपको बताया। चलिए नीचे आते हैं। However, it has to be mentioned here that in some organism like rotifer, honeybees, some lizard, birds में टर्की एग्जांपल है, female gametes undergoes development to form new organism without fertilization. This phenomena is called parthenogenesis. ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, सीधा सीधा फीमेल गैमेट जो है ना डेवलप हो जाता है एम्ब्रॉय में। समझे, तो फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है फीमेल गैमेट। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। तो क्वेश्चन ये बनेगा यहाँ से कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पार्थिनोजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड। ऑप्शन में दे देगा आपको रोटिफर, हनी बी, सम लिजार्ड्स, बर्ड्स में टर्की एग्जांपल देगा। तो कोई सब एग्जांपल याद होने चाहिए। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, या फिर आपको ये दे देगा स्टेटमेंट में इन पार्थिनोजेनेसिस नो फर्टिलाइजेशन अकर। बिल्कुल सही है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता पार्थिनोजेनेसिस में, स्टेटमेंट में दे सकता है। या फिर वही क्वेश्चन बनाएगा 4 ऑप्शन देके कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पार्थिनोजेनेसिस ऑब्जर्व। ठीक है, चलिए नीचे आते हैं। वेयर डज सिंगेमी अकर? In most aquatic organisms, such as majority of the alga, fishes, as well as amphibians, syngamy occurs in external medium outside the body of the organism. This type of genetic fusion is called external fertilization. ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में जो है ना सिंगेमी बॉडी में नहीं होता है, बॉडी से बाहर होता है, आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म होता है, वैसे वाटर में होता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट का मिलता है, लेकिन आउटसाइड द बॉडी है, इसलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोल दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज ऑब्जर्व। ठीक, तो ऑप्शन में देगा आपको फिशेज, अलगा, एम्फीबियंस। ठीक है, तो आपको टिक करना है ऑल ऑफ दीज। ठीक, या फिर ये भी दे सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन अकर इन वाटर। वही बात है, यहाँ पे एक्सटर्नल बोल दिया था, यहाँ पे वाटर बोल देगा। तो आपको एक एग्जाम्पल याद रखने हैं, तीनों, वाटर के लिए भी और एक्सटर्नल के लिए भी। ठीक, या फिर स्टेटमेंट में देगा आपको कि इन अलगा, फिशेज एंड एम्फीबियंस फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द बॉडी। बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट में दे सकता है, मल्टीपल चॉइस में दे सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ आते हैं। Organism exhibiting external fertilization show
creates synchrony between the sexes and release of large number of gametes into the surrounding medium in order to enhance the chance of syngamy. ये इस यहाँ बता रहा है कि जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है ना उसमें बहुत ज्यादा सिंक्रोनी मतलब साथ साथ होती है, दोनों और जो मेल और फीमेल है वो साथ साथ गैमेट रिलीज करते हैं, समझे, ताकि दोनों एक साथ गैमेट आके मिले और फर्टिलाइजेशन हो। तो यही है बता रहा है वो सिंक्रोनी, ये वर्ड देख लीजिएगा, सिंक्रोनी वर्ड ध्यान रखिएगा, सिंक्रोनी between the sexes and release of large number of gametes into the surrounding medium in order to enhance the chance of syngamy, ताकि फर्टिलाइजेशन का चांस बढ़ जाए, इसीलिए साथ साथ रिलीज करते हैं। This happens in bony fishes and frogs where large number of offspring are produced। ठीक है, ये किसमें होता है सिंक्रोनी और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? ये बोनी फिशेस में होता है, फ्रॉग में होता है सिंक्रोनी बहुत ज्यादा। A major advantage is that offspring are extremely vulnerable to predators threatening their survival up to adulthood। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एक मेन डिसएडवांटेज ये है कि इसमें ऑर्गेनिज्म जो बनते हैं जाके तो आउटसाइड द बॉडी बनते हैं, तो उसको खतरा रहता है प्रेडेटर से, जैसे मछली है तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाता है, तो प्रेडेटर से खतरा रहता है इसको। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये बना सकता है स्टेटमेंट देके कि इन ऑर्गेनिज्म शोइंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन shows great synchrony between sexes and release of large number of gametes। बिल्कुल सही है। ये या फिर ये बोल सकता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज ऑब्जर्व इन बोनी फिशेस एंड फ्रॉग्स, बिल्कुल सही। तीसरा स्टेटमेंट में देगा कि a major disadvantage is that offsprings are extremely vulnerable to predators threatening to their survival up to adulthood, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन में देगा ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट बना सकते हैं यहाँ पर। चलिए नीचे आते हैं हम। In many terrestrial organisms belonging to fungi, higher animals such as reptiles, birds, mammals, and in majority of the plants, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, angiosperm, syngamy occurs inside the body of the organism. Hence, the process is called internal fertilization। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ ये बनाएगा कि in which of the following organism internal fertilization is observed, तो आपको पता होना चाहिए। फंजाई में होता है, हायर एनिमल्स में होता है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, समझे, और भैया बरायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब क्लासेस का नाम याद रखिए, एग्जांपल भी याद रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जांपल भी दे सकता है वो, क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें। ठीक है, ये तो ये हो गया, ऑप्शन देके देगा, या फिर स्टेटमेंट में दे सकता है कि इन बरायोफाइट्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड, बिल्कुल सही। या फिर ऐसे दे सकता है इन टेरिडोफाइट फर्टिलाइजेशन इज ऑप्शन इंटरनल, एक्सटर्नल, ऐसे करके देगा आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल होता है टेरिडोफाइट में, बायोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में। ठीक है, पता चल गया आपको यहाँ किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। बस आप लाइन समझ लीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन को कैसे भी घुमाएगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, तो वैसे मैं साथ साथ बताते जा रहा हूँ किस टाइप का क्वेश्चन कहाँ बनेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर। इन ऑल दीज ऑर्गेनिज्म एग्स इज फॉर्म इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द फीमेल बॉडी वेयर दे फ्यूज विद द मेल गैमेट्स, समझे। जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें एग्स जो बनता है ऑर्गेनिज्म के अंदर ही बनता है बॉडी में, और फर्टिलाइजेशन भी अंदर होता है। ठीक है, in organism exhibiting internal fertilization, male gametes is motile and has to reach the egg in order to fuse with it। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिसमें होता है उसमें मेल गैमेट्स मोटाइल होता है, क्योंकि मेल गैमेट तो मेल में बनेगा, फीमेल गैमेट फीमेल में बनता है, तो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए मोटिलिटी जरूरी है। ठीक है, in these even though the number of sperm produced is very large, here the significant reduction in the number of eggs produced। देखिए क्या बात है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता था कि एग्स भी बहुत सारे बन रहे थे और स्पर्म भी बहुत सारे बन रहे थे, समझे, क्योंकि वहां पे बहुत सारे वेस्ट होने का, लॉस होने का खतरा था, वेस्ट होता था, बहुत सारा बर्बाद हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक तो फीमेल के अंदर है तो इसमें लॉस होने के चांस कम है, तो इसलिए एक कम बनेंगे, लेकिन स्पर्म अभी भी बहुत सारे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बहुत सारे लॉस होते हैं। ठीक है, इन सीड प्लांट्स हाउएवर द नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स आर कैरिड टू फीमेल गैमेट्स बाय पॉलन ट्यूब्स। ठीक है, जनरली तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट्स मोटाइल होता था, लेकिन प्लांट्स में, सीडेड प्लांट्स में नॉन मोटाइल होता है मेल गैमेट्स, उसको फीमेल गैमेट तक पहुंचाने के लिए पॉलन ट्यूब की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस पूरे पैराग्राफ में क्वेश्चन क्या बनेगा, इन ऑर्गेनिज्म शोइंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट्स इज जनरली मोटाइल, बिल्कुल सही। ठीक है, दूसरा नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस इज रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही। बट इवन एग्स इज प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, बिल्कुल सही। इस तरह से स्टेटमेंट में देगा आपको यहाँ से क्वेश्चन। चलिए आते हैं हम यहाँ
पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जितने भी इवेंट होंगे, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जितने भी इवेंट होंगे वो होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, क्या देखिएगा, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक, आते हैं जाइगोट में। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट, जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होगा, हमेशा डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्मेशन होगा, चाहे वो ऑर्गेनिज्म कैसा भी रहे, हैप्लॉयड रहे डिप्लॉयड रहे, जाइगोट तो डिप्लॉयड ही बनेगा। इन ऑर्गेनिज्म विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इन एक्सटर्नल मीडियम, जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उसमें जाइगोट एक्सटर्नल मीडियम में बनेगा, यूजुअली वाटर होता है वो मीडियम। Whereas in those exhibiting internal fertilization, zygote is formed inside the body of the organism। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म, सही स्टेटमेंट में। इन ऑर्गेनिज्म शोइंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म इन एक्सटर्नल मीडियम, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट देगा इन दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही। तो सारे स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। यहां पे अगर वो लिख देगा कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म, तो स्टेटमेंट सरासर गलत है, जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बनता है बाहर आउटसाइड द बॉडी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बनता है इनसाइड द बॉडी। चलिए यहां देखते हैं, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट इट इज एक्सपोज टू। बताया ना कि जाइगोट तो हमेशा डिप्लॉयड होता है, उसके बाद उसका जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनिज्म कैसा लाइफ स्टाइल रखता है, कैसा साइकिल है उसका, हैप्लॉयड है, डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड है। आपने 11th क्लास में पढ़ा है हैप्लॉयड लाइफ साइकिल, हैप्लॉयड लाइफ साइकिल। ठीक है, डिप्लॉयड लाइफ साइकिल, तो उस हिसाब से डिपेंड करता है कि जाइगोट क्या करेगा, लेकिन जाइगोट तो हमेशा डिप्लॉयड ही बनेगा। ठीक है, देखते हैं। इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई अलगा जाइगोट डेवलप्स अ थिक वॉल दैट इज रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड डैमेज। कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे फंजाई है, अलगा है, जाइगोट क्या करता है, डेवलप कर लेता है एक थिक वॉल अपने चारों तरफ, जो रेजिस्ट करता है उसको डेसिकेशन से, ड्राई होने से बचाता है और डैमेज होने से बचाता है, थिक वॉल जाइगोट। तो स्टेटमेंट में देगा आपको यहां से, इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई एंड अलगा जाइगोट डेवलप्स अ थिक वॉल दैट इज रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड डैमेज। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक, इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन, जब वाल बना लेगा जाइगोट अपने चारों तरफ तो कुछ देर के लिए रेस्ट में चला जाता है बिफोर जर्मिनेशन। ठीक है, अब देखते हैं। इन ऑर्गेनिज्म विद हैप्लॉयड लाइफ साइकिल जाइगोट डिवाइड्स बाय म्यूसिस। हाँ, जाइगोट तो है डिप्लॉयड, ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल है हैप्लॉयड लाइफ साइकिल, मतलब जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉयड है, तो मेन जाइगोट से हैप्लॉयड जाने के लिए तो म्यूसिस करना पड़ेगा, इसलिए इसमें डिवाइड हो रहा है जाइगोट म्यूसिस के जरिए टू फॉर्म हैप्लॉयड स्पोर्स दैट ग्रो इनटू हैप्लॉयड इंडिविजुअल। ठीक, सही है। तो बोलेगा इन ऑर्गेनिज्म व्हिच शोज हैप्लॉयड लाइफ साइकिल which type of division occurs in zygote, तो आंसर होगा म्यूसिस। ठीक है, अब यहां देखते हैं, you find out what kind of development takes place in zygote in organism with diplomatic life cycle and haplodiplomatic life cycle। जो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड लाइफ साइकिल शो करता है उसके जाइगोट में कैसा डिवीजन होगा, माइटोसिस, क्योंकि डिप्लॉयड है और ये भी डिप्लॉयड है और ये भी डिप्लॉयड लाइफ साइकिल रख रहा है, तो माइटोसिस। और इन हैप्लॉयड लाइफ साइकिल इसमें भी माइटोसिस होता है जाइगोट में, तो अब याद रखेंगे। सिर्फ और सिर्फ म्यूसिस किसमें होगा, जिसमें हैप्लॉयड लाइफ साइकिल होगा उसका जाइगोट में म्यूसिस होगा। तो अगर तीनों से स्टैंडर्ड बन सकता है या फिर ऑप्शन नहीं बन सकता है तो आप याद कर लेंगे, आप समझ गए हैं तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, आते हैं इस लाइन में, ब्लू वाले में, जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाया गया यहाँ से, which structure is the vital link that ensure continuity of the species between organism of one generation to the next? Answer zygote। ऑप्शन में जाइगोट देगा आपको, सीड दे देगा आपको, एम्ब्रायो दे देगा आपको, कुछ भी दे देगा, आंसर जाइगोट। Even sexually reproducing organism including human beings life cycle begin as a single cell with zygote। तो आपको ये देगा स्टेटमेंट में, every sexually reproducing organism life cycle start as a
सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जायगोट, यस सही स्टेटमेंट है। ठीक, चलिए अब जाते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस में। एम्ब्रायोजेनेसिस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम जायगोट, जायगोट से एम्ब्रायो बनने को उस प्रोसेस है उसको बोलते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। तो एक पहला तो यही स्टेटमेंट पूछ सकता है कि एम्ब्रायोजेनेसिस इज प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम द जायगोट, सही है। दूसरा, ड्यूरिंग एम्ब्रायोजेनेसिस जायगोट अंडरगो सेल डिवीजन, माइटोसिस होता है, एंड सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन माइटोसिस हमेशा नहीं होता है, किसी किसी में म्यूसिस भी हो सकता है, लेकिन माइटोसिस जनरली होता है, हैप्लोइड को छोड़ दिया जाए तो, इसलिए माइटोसिस ने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो जब एम्ब्रायोजेनेसिस होता है उसमें सेल डिवीजन भी होता है और सेल डिफरेंशिएशन भी होता है। तो एक क्वेश्चन यही बना सकता है यहाँ पर कि ड्यूरिंग एम्ब्रायोजेनेसिस सेल डिवीजन अकर, सेल डिफरेंशिएशन अकर, सी ए एंड बी अकर, डी नन ऑफ द एबव अकर। तो कैंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, सेल डिवीजन भी होता है और सेल डिफरेंशिएशन भी होता है एम्ब्रायोजेनेसिस के टाइम में, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, while cell division increases the number of cell in the developing embryo, cell differentiation helps groups of cells to undergo certain modification to form specialized tissue and organs to form an organism। तो सेल डिवीजन से क्या होता है, सेल का नंबर बढ़ता है, लेकिन सेल डिफरेंशिएशन से क्या होगा कि सेल डिफरेंशिएट करके अलग अलग टिश्यू बनाएगा, कोई ब्रेन बनाएगा, कोई मसल बनाएगा, कोई बोन बनाएगा, समझे। डिफरेंशिएशन से ये होता है, ठीक है, समझ गया आप। तो एक क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। अब नीचे आते हैं, animals are categorized into oviparous and viviparous based on whether the development of zygote takes place outside the body of the female parents or inside, whether they lay egg, that is whether they lay fertilized egg or unfertilized egg or give birth to young ones। ठीक, ओविपेरस ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, वो एग ले करेंगे, या तो फर्टिलाइज करेंगे या अनफर्टिलाइज करेंगे, लेकिन ले एग करेंगे, ठीक है। और विविपेरस क्या होता है कि यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जायगोट डेवलपमेंट उसके फीमेल के अंदर ही होता है, ठीक है। याद रखिएगा आप, याद रखिएगा ओविपेरस में एग ले होता है, पर वो एग जो है फर्टिलाइज भी हो सकता है और अनफर्टिलाइज भी, ठीक है। इन oviparous animals like reptiles and birds, fertilized eggs are covered by hard calcareous cell are laid in the safe place in the environment। ये क्वेश्चन पूछता है कि इन oviparous animals fertilized egg is covered with hard cell called calcareous cell, calcareous cell से कवर्ड होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा गया है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वंस आर हैच्ड आउट, कुछ दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके बाद जो है ना एग हैच आउट हो जाती है, फिर उससे इम्ब्रायो निकलता है। आपने देखा होगा घरों में चिकन में चिक्स निकलते हैं हैन में, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, ऑन द अदर हैंड इन विविपेरस एनिमल्स मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स द जायगोट डेवलप्स इनटू अ यंग वंस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आफ्टर अटेनमेंट ऑफ सडन स्टेज ऑफ growth young ones are delivered out of the body of the female organism because of proper embryonic care and protection chances of survival of young ones is greater in viviparous organism, ठीक है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन ये बनेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर विविपेरस। तो ऑप्शन में दे देगा आपको ह्यूमन, काउ, गोट, जितना भी है आपको पता है कौन कौन से हैं, वो ऐसा क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, इन विविपेरस ऑर्गेनिज्म जायगोट डेवलप इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि ड्यू टू द प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन चांसेस सर्वाइवल ऑफ द यंग वंस इज ग्रेटर इन विविपेरस ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही, ऐसा स्टेटमेंट देता है, ठीक है। स्टेटमेंट यहां से दे देगा या फिर एक वे बनाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विविपेरस एनिमल, तो एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, या फिर स्टेटमेंट देगा कि चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज इंक्रीज इन विविपेरस ऑर्गेनिज्म, embryo is zygote is formed inside the body of the organism, ठीक है, ऐसे। चलिए यहां देखते हैं, इन फ्लावरिंग प्लांट्स द जायगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, इन फ्लावरिंग प्लांट जायगोट इज फॉर्म डैश, ऑप्शन में देगा ओव्यूल, और वही बहुत सारे नाम दे देंगे वो, तो आंसर आपका हो जाएगा ओव्यूल।
आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल्स पेटल्स एंड स्टामेंस ऑफ द फ्लावर विद विदर एंड फॉल ऑफ। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है सेपल पेटल्स स्टामिन सब गिर जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है ना ओव्यूल जो है वो रहता है, उसके अंदर ही बनता है जायगोट। ठीक। कैन यू नेम ए प्लांट इन विच सेपल्स रिमेन्स अटैच? ये बोल रहा है कि कोई आपको एक प्लांट का नाम दे सकते हैं जिसमें सेपल्स अटैच रहता है? हाँ, आप ब्रिंजल में देखेंगे या फिर चिली में देखेंगे, उसमें सेपल अटैच रहते हैं। चिली में देखेंगे आप ग्रीन ग्रीन, या ब्रिंजल में देखेंगे ग्रीन ग्रीन लीफ होते हैं ऐसे निकले हुए, समझे? तो सेपल इसमें अटैच है। तो यहाँ भी क्वेश्चन बनाने को तो ये भी बना सकते हैं, तो आपको थ्री पार्ट दो नाम मैंने बता दिया, दोनों नाम याद रखिएगा कि ब्रिंजल और चिली में तो आपको सेपल अटैच देखने को मिलता है। चलिए इस लाइन में आते हैं। द पिस्टिल हाउएवर रिमेन्स अटैच टू द फ्लावर। सेपल्स पेटल्स स्टामेन गिर जाते हैं लेकिन पिस्टिल अटैच रहता है फ्लावर के, रिमेन्स अटैच टू द प्लांट। द जायगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रॉय। जायगोट किसमें डेवलप होता है? एम्ब्रॉय में। एंड ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट व्हिच डेवलप्स अ थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प। ओवरी फ्रूट बनाता है तो फ्रूट वही पेरिकार्प होता है, फ्रूट जो है चारों तरफ एक थिक वॉल बना लेता है सीड के, वो पेरिकार्प है। दैट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। पेरिकार्प का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। तो ये भी स्टेटमेंट देखता है, पेरिकार्प इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। बिल्कुल सही। तो यहां से क्वेश्चन ये बनता है, इस ये क्वेश्चन यहां से ये बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट देगा आपको पहला, जायगोट इज फॉर्म इनसाइड ओव्यूल, बिल्कुल सही। ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड, बिल्कुल सही। जायगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रॉय, बिल्कुल सही। डी, ओव्यूल्स डेवलप इनटू फ्रूट, गलत। फ्रूट में डेवलप नहीं होता ओव्यूल्स, ओव्यूल्स डेवलप होता है सीड में। फ्रूट में डेवलप कौन होता है? ओवरी। ठीक है, तो आपका स्टेट ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, कि ओव्यूल्स डेवलप होता है सीड्स में। ओवरी देता है यहाँ पर, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, तो बिल्कुल सही होता है फिर। तो आप स्टेटमेंट याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और ये वाला जो है, ये फिगर जो है आप देख लीजिएगा कौन सा सीड है। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा सेम देगा वो और ये इसको छोड़ देगा वो, ऐसे ऐसे सीड हो गया और ये पी से हो गया आपका पेरिकार्प, प्रोटेक्टिव पेरिकार्प। तो आपको लेवलिंग करने दे सकता है। ये पूरा स्ट्रक्चर देख लीजिएगा अच्छा से, कहाँ पे क्या ऐसे लिखा है, कहाँ पे क्या लिखा है, पी लिखा है, कौन सा सीड है, कौन सा पेरिकार्प है। ठीक है, लेवलिंग दे सकता है। चलिए समरी पढ़ लीजिएगा, समरी में वही है जो मैंने बताया है, लेकिन फिर भी एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है मैं वो अंडरलाइन करके बता देता हूँ कौन इंपॉर्टेंट सबसे लाइन है। ये लाइन ध्यान रखिएगा, इनसाइड मैच्योर सीड द प्रोजेनेटर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन इज एम्ब्रॉय। क्वेश्चन देगा, which of the following is the progenitor of the next progenitor for the next generation present inside the seed? तो एम्ब्रायो। ठीक है, चलिए आज इतना ही करेंगे। आपका 12th क्लास का पहला चैप्टर खत्म हो गया यहाँ पर, चार पार्ट में। कल से हम देखेंगे दूसरा, हो सके तो 11th भी स्टार्ट करेंगे, ताकि जो बच्चे अभी नए नए आए हैं 11th क्लास में, ज़्यादातर उन्हीं को दिक्कत होती है एनसीईआरटी पढ़ने में और क्वेश्चन बनाने में। तो हम कोशिश रहेगी कि हम 11th स्टार्ट करें। अभी 12th क्लास तो कंटिन्यू ही रहेगा, लेकिन 11th भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे 11th में आते हैं 10th के बाद, तो फिर उन्हें बिल्कुल ही एनसीईआरटी समझ नहीं आती है और वो क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर पाते हैं। और तब तक आप 11th से स्टार्ट नहीं करेंगे क्वेश्चन फ्रेम करना, तो फिर आप नीट में अच्छे स्कोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 11th क्लास।